जय हिंद प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल डीके सर क्लासेस में। आज जो बताने जा रहे हैं गोधूली का महामैराथन क्लास। मान लीजिए कि एक ही क्लास में आप सभी को 3 चैप्टर निपटाने वाले हैं ऑब्जेक्टिव का, और सारा डिटेल्स होगा, सारा क्वेश्चन यही से आएगा। इससे बाहर कुछ नहीं हो सकता है क्वेश्चन। इसलिए आप सभी क्लास यदि क्लिक किए हैं तो आप सभी पूरा वीडियो देख ही जाइएगा। क्लास 10th के लिए महा इम्पोर्टेंट ये क्लास होने वाला है। ठीक है दोस्त, ठीक है बच्चे लोग, इसलिए आप सभी के लिए क्लास ये सभी सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए है कि बिहार मैट्रिक परीक्षा 2024 जो है कि गोधूली हिंदी है। ठीक है प्यारे बच्चे, और चैप्टर 1 से 3 तक होगा। ठीक, और इसमें जो पूरा जितना ऑब्जेक्टिव का निचोड़ होगा 1 लाइन में ही होगा। ठीक है, तो आप सभी के लिए जो ऑब्जेक्टिव लाए हैं 1 लाइन में लाए हैं, जो कि सारा बहुत जल्दी ऑब्जेक्टिव कवर हो जाए, कम समय में ही ज़्यादा कुछ पढ़ने के लिए मौका लाए आप सभी के लिए। ठीक, इसीलिए आप सभी यदि क्लास क्लिक किए हैं तो क्लास को देखना न भूलें। ठीक, इसलिए बच्चे लोग आप सभी से नम्र निवेदन है कि पहले आप सभी को क्या करना है, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना है। ठीक, और टेलीग्राम में शेयर करना है। फिर आप सभी के जितने भी ग्रुप है व्हाट्सएप ग्रुप, आप सभी उसमें पहले शेयर कर दीजिए। और यदि यह मेरा क्लास अच्छा लगा तो लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है दोस्त, और इसलिए आप सभी से ये निवेदन है कि पहले अपने दोस्तों में पहले ये शेयर करते रहें। ठीक, इसलिए पहले स्टार्ट करते हैं। पहले देखिए इसमें जो पढ़ाई होगा, देखिए बच्चे लोग आप सभी जो पढ़ने वाले हैं इस क्लास में कौन कौन सा चैप्टर कवर होगा और किस किस ढंग से कवर होगा, आप सभी को जानकारी देने वाले हैं। ठीक है बच्चे लोग, देखिए फर्स्ट नंबर जो चैप्टर है इसमें श्रम विभाजन और जाति प्रथा है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा है, और जाति प्रथा है पहला अध्याय है। और इसका जो ऑब्जेक्टिव करेंगे सारा पहले एकदम पूरा अच्छे ढंग से सारा इसका विवरण करेंगे, कौन लेखक है, क्या है इसका प्रथा। ठीक है, और इस सभी का लेखक भी याद करेंगे, लेटर कौन लिखा, उसका जन्म कितना मरण उसका हुआ है, सारा चीज लेखक करके ढंग से पूरा सब्जेक्टिव की तरह नहीं, मतलब कि पूरा एक 1 लाइन में लाए हैं, जो कि बहुत जल्द समझ के निपटा हो जाएगा। और एक भी ऑब्जेक्टिव छूटेगा ना, ये 3 चैप्टर यदि रिविजन करवा दिया आप सभी को। ठीक, और दूसरा नंबर है क्या, दूसरा नंबर में है विष के दांत। क्या नंबर क्या है दूसरा था, विष के दांत। ठीक, दूसरा में इसका विष के दांत, इसका भी लेखक भी रहेगा, लेखक का फिर जन्म रहेगा, फिर मृत्यु रहेगा, फिर इसी ढंग से सब सारा कवर होगा। फिर अध्याय 3 में है क्या चीज बच्चे लोग, भारत से हम क्या सीखें, भारत से हम क्या सीखें, ये है चैप्टर। ठीक है, भारत से हम क्या सीखें, ये तीनों चैप्टर आप सभी का कवर होगा एकदम पूरा बेसिक से हाई। एक भी ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में, बिहार बोर्ड एग्जाम में कोई भी एक भी ऑब्जेक्टिव छूटने वाला नहीं इससे, यदि आप सभी ये क्लास कर लेते हैं तो। इसीलिए आप सभी का अब कोई क्लास में देर नहीं, इसलिए आप सभी का सरस्वती माँ का नाम लेके क्लास स्टार्ट करते हैं। यदि आप सभी देखिए ये तीनों चैप्टर कवर करेंगे, इसी तरह से सारा ऑब्जेक्टिव आप सभी का कवर किया जाएगा। यदि आप सभी मेरा ये ऑब्जेक्टिव लेना चाहते हैं तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। ठीक, और इसे अधिक टेलीग्राम पर लेना चाहते हैं, टेलीग्राम भी इस डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे देंगे, और व्हाट्सएप का नंबर भी इस डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ठीक है, यदि आप सभी जुड़ना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप पर हाई लिख के भेजिएगा कि मुझे ग्रुप में जोड़ दीजिए। ठीक, वहाँ पर जोड़ देंगे। लेकिन ये मेरा मोबाइल नंबर है 9608292909, ये है। ठीक है, ये है 9608292909। ठीक है प्यारे बच्चे लोग, यदि यह मेरा ऑब्जेक्टिव लेना चाहते हैं यहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दे, हाई लिखिएगा, मेरा व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे, वहाँ से सारा आप सभी को ऑब्जेक्टिव मिलने वाला है। और एग्जाम में टाइम में जो विद्यार्थी जो सभी मौका लेकर बैठता है कि हमको वो चीज़ मिलना चाहिए, तो वे सभी मिलेगा यदि इस ग्रुप में जुड़ के रहते हैं तभी। ठीक, इसलिए क्योंकि सारा चीज़ यहाँ पर बताने लायक नहीं ना, इसीलिए नहीं बता सकते मैं सब। इसलिए ये सभी समझ लो कि पहले यदि व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना है और डीके सर का क्लास करना है रेगुलर से, तो आप सभी वे सब जो इंतजार करते होंगे, जो मन में सोचते होंगे, सभी आप सभी को मिल जाएगा। ठीक, इसलिए वे आते रहता है सब, क्या बोलेंगे पढ़िए यहाँ पर कौन सा बात
मतलब बोलने लग नहीं, इसीलिए पहले ये व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए और मेरा टेलीग्राम ग्रुप में भी जुड़ जाइएगा। कोई दिक्कत नहीं, सारा आप सभी का कष्ट दूर हो जाएगा यदि मैं क्लास लेता रहूँगा और आप सभी पढ़ते रहिएगा तो कभी दिक्कत होने वाला नहीं है। एग्जाम तक डीके सर ये साथ रहेगा आप सभी के लिए, कभी छोड़ने वाला नहीं है। ठीक, इसलिए आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि आप सभी पहले क्लास को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, और अपना पहले देखिए दोस्त, आप सभी क्लास यदि देख भी लेते हैं ना, लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं करते हैं। इसलिए आप सभी से नम्र निवेदन है कि यदि देखते हैं तो क्लास को लाइक कर दें और वीडियो के चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। देखिए ये सभी आप सभी के लिए पीडीएफ जो है इसी को पढ़ाएंगे। देखिए पहला अध्याय जो है, पहला अध्याय है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। पहला अध्याय क्या है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा। देखिए इसी प्रकार से ये सभी आप सभी को पीडीएफ मिलने वाले हैं। ठीक, इस तरह से, और ये सभी आप सभी का क्लास बीजी ऑब्जेक्टिव देखिए 20 के दूसरा अध्याय है। फिर देखिए अध्याय 3 में भारत से हम क्या सीखा, भारत से हम क्या सीखा है ना, भारत से हम क्या सीखा, ये सभी आप सभी को ये ऑब्जेक्टिव मिलने वाला है। ठीक, यदि ये सभी मेरा ऑब्जेक्टिव लेना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, इसलिए आप सभी से ये नम्र निवेदन है कि अपना वीडियो ये अपने दोस्तों में शेयर करें और ये अपना पीडीएफ लेने के लिए ये अपना व्हाट्सएप ग्रुप में टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए। ये पूरा अध्याय बना हुआ है, पूरे 6 चैप्टर, पूरे 12 चैप्टर में सब भी है। ठीक, देखिए कितना है, बहुत दूर तक है सारा, लेकिन बताएंगे अभी इस अध्याय में 3 चैप्टर। ठीक है, ये सारा ऑब्जेक्टिव है सब पूरा शेड्यूल ढंग से आप सभी को ये फ्री में मिलने वाला है, कोई पैसा नहीं चार्ज, कोई पैसा यहाँ पर नहीं लिया जाता है अभी। ठीक, इसलिए आप सभी से, और किसी के नोट से ये कम नहीं है। यदि आपको लगता होगा भले ये न्यूज़ चैनल है लेकिन ये नोट्स और कंटेंट में कमी नहीं है, किसी से भी नहीं, आप किसी से भी टक्कर दे सकते हैं। ठीक, इसलिए कभी नोट्स में कभी कमी नहीं हो सकता आप सभी को देने के लिए बेहतरीन ढंग से, इसलिए आप सभी से के लिए तैयार किया जाता है। ठीक, देखिए गोधूली का ऑल ऑब्जेक्टिव अध्याय 3 तक इसमें खल्लास होने वाला है। ठीक, इसलिए आप सभी अपने दोस्त में शेयर करिए और अपना पढ़ाई के लिए लग गए। कहता है श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है। श्रम विभाजन फर्स्ट अध्याय फर्स्ट ऑब्जेक्टिव जो है, कहता है श्रम विभाजन। श्रम मतलब क्या होता है? कम होता है। विभाजन मतलब क्या होता है? बांटना। ठीक, इसलिए श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जाति के आधार पर, इसलिए वह कहता है कि श्रम विभाजन जाति प्रथा के लेखक कौन, इस लेखक माने कि श्रम विभाजन जाति प्रथा पहला अध्याय जो है इसको लिखने वाला कौन है। ठीक, इसको लिखने वाला कौन है? कहता है कि श्रम विभाजन जाति प्रथा के लेखक कौन है, इसमें भीमराव अम्बेडकर है। भीमराव अम्बेडकर देखिए एक ऐसा व्यक्ति है, इसके बारे में आप जितना शब्द बोलिए उतना ही कम पड़ जाएगा। इसलिए एक गरीब परिवार के रहते हुए और संविधान के जनक भी इसी को बोला जाता है, और ये गरीब परिवार के रहते हुए इसको अपना कॉलेज स्कूल में अपने से सही से ढुके अंदर में रख के पढ़ने नहीं देता था, और इतना अपना संविधान लिख दिया, और इसी के पर इधर दुनिया प्रशासन सब चलता है। इसीलिए बोलता है ना कि पढ़ने वाला लड़का कभी गरीब नहीं होता है, वो किसी न किसी परिस्थिति से पढ़ लेता है। इसलिए आप सभी को यदि लगता होगा कि हम गरीब है या अमीर है, कोई गरीब नहीं, कोई अमीर नहीं होता, पढ़ने वाले के लिए गरीब नहीं होता है। इसलिए आप सभी यदि मेहनत करते हैं तो जुड़ के देखिए और पढ़ के देखिए कैसे गरीब होता है। यदि पढ़ने वाला है ना, जिसको चाह है अंदर से इनको पढ़ना है, जो हमको पढ़ना है, तो वे पढ़ लेता है, कोई दिक्कत नहीं होता है। ठीक है, इसीलिए आगे देखते हैं। कहता है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? भीमराव अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर इस लेखक को लिखने वाला, इस कहानी को लिखने वाला, इस निबंध को लिखने वाला। ठीक, इसी का लेखक जो है क्या, श्रम विभाजन जाति प्रथा के लेखक कौन है? श्रम विभाजन जाति प्रथा। इसका लेखक कहते हैं कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कितना ईस्वी में? जन्म कितना ईस्वी? 11 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। 11 अप्रैल 1891 बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कितना होता है? 11 अप्रैल 1891 ईस्वी में, ये याद रखिएगा। कहता है बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? जो हुआ था मध्य प्रदेश के एक महू गांव है, मध्य प्रदेश में एक महू गांव है, वहीं पर हुआ था, मध्य प्रदेश के महू गांव में बाबा साहेब अम्बेडकर। ठीक, तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ की कौन सी विधा है, माने कि कौन सा निबंध है? ये कौन सा विधा है? निबंध है। ठीक, ये मेरे प्यारे से दोस्त, ये क्या है मेरे प्यारे से बच्चों लोग, ये सभी निबंध है जो लिखा है श्रम विभाजन जाति प्रथा डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने ये निबंध लिखा है। निबंध भी बोला गया कि कौन सा प्रथा है? निबंध। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के चिंतन व रचनात्मक
प्रमुख प्रेरक मतलब कि पता है रचनात्मक के प्रमुख प्रेरित व्यक्ति कौन थे? पता है कि जानते हैं इसका जो रचनात्मक और प्रेरक यानी कि आगे बढ़ाने में, स्कॉलरशिप हर चीज में मदद करने वाला इसका प्रमुख प्रेरक व्यक्ति कौन कौन थे? इसका प्रमुख प्रेरक बुद्ध कबीर और ज्योतिबा फुले थे। इसका मेन ये याद रखे कि एग्जाम में बहुत बार पूछता है। इसका मतलब कि प्रेरित व्यक्ति जो था, जो आगे बढ़ने में, स्कॉलरशिप देने में, हर जगह जो मदद करता था, बुद्ध कबीर और ज्योतिबा फुले थे। ठीक है मेरे प्यारे से दोस्त। ठीक, देखिए आगे, भारत के संविधान निर्माण में किसकी अहम भूमिका है? भारत के संविधान निर्माण करने में इसका डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का बहुत सा योगदान है। इसी को माने इसलिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संविधान के जनक भी बोला जाता है। किसको? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि डॉक्टर भीमराव यानी कि भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? इसका जो मृत्यु हो गया ना, ये दिसंबर 1956 में दिल्ली में हो गया था। 1956 में कहाँ हुआ था? दिल्ली में हो गया था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का। ठीक है, देखिए द कास्ट इन इंडिया के लेखक कौन है? यही है द कास्ट ऑफ इंडिया, द कास्ट इन इंडिया के लेखक, यानी कि ये पुस्तक के लेखक कौन है? भीमराव अम्बेडकर, यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ठीक है मेरे प्यारे से बच्चे लोग, आप सभी शेयर करते रहिएगा। कहता है कि बुद्ध एवं हित धम्म के लेखक कौन है? ये भी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बाबा साहेब है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बाबा साहेब ही है। अगला क्वेश्चन कहता है, देखिए कहता है कि यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन है। कहता है बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म के लेखक कौन है? बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म के लेखक कौन है? बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म के लेखक कौन है? यहाँ पर ये इसका है, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म के लेखक है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहेब जी। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी है। देखिए इसका भी लिखा था भीमराव अम्बेडकर जी। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, कहता है कि भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में होता है? ये एक दलित परिवार में होता है, बहुत गरीब एक दलित परिवार में हुआ था। ठीक, देखिए अगला क्वेश्चन कहता है मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा जाता है? ये भीमराव अम्बेडकर को ही कहा जाता है मानव मुक्ति के पुरोधा। यदि पूछेगा क्वेश्चन तो आप सभी को क्या जवाब देना है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को ही कहा जाता था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि किसके प्रोत्साहन राशि पर डॉक्टर अम्बेडकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए न्यूयॉर्क और लंदन गए थे? बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन की राशि पर, बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर। ठीक है, किसके कहने पर या किसके प्रोत्साहन पर? बड़ौदा नरेश के। ठीक, आगे क्वेश्चन देखिए, कहता है कि बाबा साहेब के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण कौन किया था? ये पहले जो अंग्रेजी में लिखा था, इसका हिंदी में रूपांतरण जो किया था ललई सिंह यादव ने किया था। कौन किया था इसका हिंदी रूपांतरण, हिंदी में अनुवाद ललई सिंह यादव ने किया था। ठीक, देखिए मेरे प्यारे से बच्चे लोग, इस सभी सब ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप सभी को इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं कभी भी। ठीक, अगला क्वेश्चन कहता है, देखिए भारत में हम बेरोजगार का मुख्य कारण क्या? भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या? जाति प्रथा। जो जाति प्रथा जो है ना, ये कहता है कि वो सिंह है तो सिंह जाति में, कि कोई डोम है तो डोमी जाति को वोट देना है, ये करना है। जो कोई चौधरी है, कोई चमार है, कोई डोम है, कोई चौधरी है, या कोई यादव है, इसी में अपना बोलता है। इसलिए जाति के आधार पर इसी कारण का मुख्य बेरोजगारी है। जो कहता है यानी कि कोई चुनाव में खड़ा हुआ बोलता है कि हम अपना जो जात है उसी जात में वोट देंगे, यही जाति प्रथा है। लेकिन जो काम करता है, जो हमको साथ देगा, जो काम करवाएगा, मैं हमको मेरे समाज में, मेरे गांव में, मेरे पूरे परिवार को, माने कि पूरे अपना फैमिली को या पूरे अपने स्टेट को, या जो हम भी आप जो सभी वोट देते हैं उसको वोट देना चाहिए। ये नहीं कि मेरे जात को, जात के आधार पर वोट ले लिया और कुछ भी कोई साथ ही नहीं देता है, आपके गाँव में गाँव कोई विकास ही नहीं करता, तो क्या फायदा हुआ जाति का? या दूसरे जाति को यदि वोट दिया आप, यदि दूसरे जाति ने आप सभी को फायदा दिया तो उसी से ना फायदा है। सरकार से क्या लेना है? जाति बनने के, जाति क्या जाति को खिलाता है, कोई जाति को ऐसा नहीं होता। इसीलिए आप सभी से क्या करना है? जाति प्रथा कभी भी नहीं देखना है। बेरोजगारी का ये मुख्य कारण है क्या? जाति। जात जो देखेगा वो बेरोजगार का सामना करना ही पड़ेगा उसको। ठीक, आगे क्वेश्चन देखिए, कहता है कि जाति प्रथा भाविक विभाजन नहीं है क्यों? यहाँ पर हल्का सा मिस्टेक लग रहा है, लेकिन देखिए रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। ठीक, अगला क्वेश्चन है, कहता है कि आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व पर आधारित होगा। किसने कहा था? भीमराव अम्बेडकर ने ही कहा था। समाज स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व पर आधारित होगा, ये डॉक्टर अम्बेडकर ही कहा
कहा था? कौन कहा था? डॉक्टर अम्बेडकर ही। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि 18 नंबर, भारत में बेरोजगार का एक प्रमुख अप्रत्यक्ष कारण क्या है? जाति प्रथा। ये भी क्वेश्चन अभी तुरंत पढ़े। जाति प्रथा ये बेरोजगार का मुख्य कारण है। क्या है? मुख्य कारण है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि बाबा साहेब अम्बेडकर का संपूर्ण वामज्ञ किसने कितने खंडों में बांटा था? ये जो इसका वाद्य खंड यानी जो बांटा था 21 खंड में बांटा था। कितना खंड में बांटा था? 21 खंड में। ठीक, देखिए अगला क्वेश्चन कहता है, अगला क्वेश्चन यहाँ से 19 नंबर है, यहाँ से 20 नंबर देखिए। कहता है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, श्रम विभाजन और जाति प्रथा बाबा साहेब अम्बेडकर के विषय में, श्रम विभाजन और जाति प्रथा बाबा साहेब अम्बेडकर के विषय में या अम्बेडकर के बाबा साहेब अम्बेडकर के किस भाषा से लिया गया? श्रम विभाजन और जाति प्रथा बाबा साहेब अम्बेडकर के किस विषय से लिया गया है? ये एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से लिया गया। किससे लिया गया? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से लिया गया। ठीक, अगला क्वेश्चन कहता है कि सच्चे लोकतंत्र में कैसी भाईचारा होनी चाहिए? दूध और पानी के मिश्रण की तरह, जिस तरह दूध और पानी का मिश्रण होता है, इसलिए सच्चे लोकतंत्र में ऐसी भाईचारा की तरह होना चाहिए। जिस तरह दूध और पानी का मिश्रण होता है, दूध और पानी को कोई नहीं निकाल सकता, नहीं कोई परख सकता है, उसी तरह इसका भाईचारा होना चाहिए। सच्चे लोकतंत्र उसे कहते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए है, कहता है कि आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? तो कार्यकुशलता के लिए। किससे मानता है? कार्यकुशलता के लिए मानता है। कार्यकुशलता के लिए मानता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माता कौन है? डॉक्टर अम्बेडकर जी है। कौन है? बाबा साहेब अम्बेडकर बोलिए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बोलिए, यही है। ठीक, संविधान के जनक जिसे कहा जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि ऑब्जेक्टिव, ये पहला चैप्टर जो था भीमराव अम्बेडकर का, सारा ऑब्जेक्टिव खत्म हो गया। इतने को है, इससे काफी ऑब्जेक्टिव, इससे बाहर ऑब्जेक्टिव होने वाला नहीं है। श्रम विभाजन जाति प्रथा यानी कि भीमराव अम्बेडकर जो बोलिए, या तो संविधान का जनक का चैप्टर बोलिए, या श्रम विभाजन जाति प्रथा बोलिए, सबसे बढ़िया बेहतर रहेगा। और इसका क्या है? लेखक कौन है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है। क्या है ये? मैंने कि कैसा प्रथा यानी कि निबंध है। ठीक, जाति प्रथा। बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? बेरोजगारी का मुख्य कारण पूछेगा, क्या बोलेगा? जाति प्रथा। ठीक, इससे बाहर एक ऑब्जेक्टिव नहीं होगा मेरे प्यारे से सभी शेर में। इसलिए आप सभी का अगला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अगला चैप्टर आप सभी कमेंट करिएगा कौन सा अगला चैप्टर चालू होने वाला है। ये है विष के दांत। अगला अध्याय 2 में कौन सा है? विष के दांत। विष के दांत क्या है? देखिए, विष के जो दांत है, कहता है विष के दांत गोधूली का अध्याय 2 नंबर है। कहता है विष के दांत के लेखक कौन है? विष के दांत के लेखक है नलिन विलोचन शर्मा। इसका लेखने वाला कौन है? नलिन विलोचन शर्मा। नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? ये पटना के बदल घाट में होता है। पटना के बदल घाट में होता है। नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कहाँ था? पटना के बदल घाट में हुआ था। ठीक, इसलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? 18 फरवरी 1916 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 18 फरवरी 1916 ईस्वी में। 18 फरवरी 1916 में। आप सभी याद रखिएगा कि नलिन विलोचन शर्मा का जन्म जो हुआ था 18 फरवरी 1946 ईस्वी 1916 ईस्वी में, सर 1916 में, 18 फरवरी 1916 ईस्वी में हुआ था। ठीक, इसलिए अगला क्वेश्चन है 4 नंबर। कहता है साहित्य का इतिहास दर्शन। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन कहता है साहित्य का इतिहास दर्शन किसकी रचना है? साहित्य का इतिहास दर्शन, कौन सा दर्शन? इतिहास दर्शन किसकी रचना है? नलिन विलोचन शर्मा का। ये नलिन विलोचन शर्मा का है। ठीक है, ये देखिए अगला क्वेश्चन कहता है विष के दांत कहानी किस कहानी का संग्रह से ली गई है? ये विष के दांत तथा अन्य कहानियों से भी लिया गया। विष के दांत और अन्य कहानियों से भी लिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है कि नलिन विलोचन शर्मा की स्कूल की पढ़ाई कहाँ हुई थी? नलिन विलोचन शर्मा की स्कूल की पढ़ाई कहाँ हुई थी? फटता है पीडिया, देखिए सब फटा है। देखिए नलिन विलोचन शर्मा का स्कूल की पढ़ाई कहाँ से हुई थी? ये पटना कॉलेजिएट स्कूल से। कहाँ से हुआ था? पटना कॉलेजिएट स्कूल से हुआ था। कहाँ से हुआ था? पटना कॉलेजिएट
स्कूल से। अगला क्वेश्चन कहता है कि किस विश्वविद्यालय से नलिन विलोचन शर्मा, किस विद्यालय से नलिन विलोचन शर्मा ने संस्कृत और हिंदी में एमए किया था? किस स्कूल से है? पटना विश्वविद्यालय से ही। कौन से विद्यालय से? पटना विश्वविद्यालय से ही स्कूल की अपना पढ़ाई किया था। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन कहता है, अगला क्वेश्चन है कहता है कि साहित्य का इतिहास दर्शन किसकी रचना? साहित्य का इतिहास दर्शन किसकी रचना है? ये भी है नलिन विलोचन शर्मा का। किसका है? नलिन विलोचन शर्मा का। देखिए क्वेश्चन यहाँ से उत्तर है नलिन विलोचन शर्मा। किसका है? नलिन विलोचन शर्मा। देखिए नलिन विलोचन शर्मा का है। ठीक है, ये नलिन विलोचन शर्मा का है। अगला क्वेश्चन कहता है मेरे प्यारे से शेर ने कहता है विष के दांत कहानी किस कहानी का संग्रह से ली गई? विष के दांत, ये भी है वे के दांत था, विष के दांत, विष के दांत नहीं, विष के दांत था अन्य कहानियों से लिया गया। ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो गया है, कोई बात नहीं। ठीक, अगला क्वेश्चन इधर कहता है कि सेन साहब के यहाँ गिरधर क्या था? ये तो किरानी था। किरानी, ये तो नलिन विलोचन शर्मा जो लेखक है, लेखक के यानी कि बेटा की है ना सेन साहब। कहता है सेन साहब के नहीं, सेन साहब के बेटा का नाम क्या था? ये जो सेन साहब है, सेन साहब के बेटा का नाम कासू या खोखा था, कासू या खोखा था। ठीक है, ये देखिए खोखा, खोखा जो था ना ये अपना बेटा को इंजीनियर या बिजनेसमैन बनना चाहता था। ठीक, क्या बनना चाहता था? इंजीनियर या बिजनेसमैन। किसको? अपने बेटा है। बेटा कौन था? खोखा। और देखिए सेन साहब को 5 पुत्रियां थी, 5 पुत्रियां, पांचों किस तरह से अपनी सब पूरा कठपुतली थी। और जो कहता था सेन साहब ने उसे 5 पुत्रियां मानता था, लेकिन ये कासू नहीं मानता था। लेकिन अपने बेटा को कभी भी कोई चीज में दिक्कत नहीं देना चाहता था। कासू को यानी कि सेन साहब का एक कार था, उस कार के ड्राइवर ने इसको कुछ भी करता था, बोलता कि ये अपना इंजीनियरिंग का ट्रेनिंग कराता था, ये अपना घर में ही आपको इसको सिखाता था और कारपेंटर सबसे को मंगवा के कहता था कि ये इंजीनियर है, इंजीनियर बनेगा, मेरा बेटा इंजीनियर का ट्रेनिंग करता है, इंजीनियर दिमाग लगाता है। एक बार सन साहब का क्या बात है, एक सन साहब के दोस्त आया और उसके कार का हेडलाइट ही फोड़ दिया। और सन साहब के जैसे ड्राइवर से बोलता है इसको, इसके यहाँ किरानी रहता था, किरानी बोलता है कि ये देखिए ना सन साहब कासू यानी कि खोखा ने इसका फोड़ दिया है हेडलाइट गाड़ी का। कहता है ये इंजीनियरिंग का इसको गुण है, जब इंजीनियरिंग सीखने जाता है उसके अंदर में क्या रहता है, ये कोई बात है? उसके अंदर में क्या रहता है, वो खोखा सीखना चाहता है कि उसकी गाड़ी में फोड़ के, इसीलिए ऐसा कोई बात नहीं। लेकिन ये बदमाशी जैसा करता रहता, लेकिन कभी सेन साहब ने इसका बेइज्जती नहीं करता था, अपना बेटा के हर समय बड़ा ही करना चाहते थे। ठीक, इसीलिए और 5 बेटियां जो थे जैसे जैसे सेन साहब ने कहा था उसे चलता था, लेकिन ये कासू उल्टे चलता था। ठीक, तब फिर ये अपना बेटा के लिए संतुष्ट था, खुश था, कोई दिक्कत नहीं, मस्त से था। कहता है सेन साहब के बेटे का नाम क्या था? सेन साहब के बेटे का नाम कासू या खोखा था। क्या नाम था? कासू या खोखा। और बोलेगा सेन साहब के यहाँ गिरदार क्या था? ये गिरदार किरानी था इसके यहाँ, नौकरी से बोलता है, ये नौकर किरानी जैसा काम करता। ठीक, और इसका मदन था, गिरदार के लड़के बेटा किरानी, किरानी गिरदार का जो बेटा था मदन। ये दोनों में पूरा लड़ाई चलते रहता था, का खोखा और मदन में। मदन ने एक बार लड़ाई लट्टू का लड़ाई खेल रहा था और गली में ही ये क्या क्या लड़ाई से कर लिया। और मदन का गिरदार लड़का जो बेटा था ये बड़ा जिद्दी आदमी था, बहुत जिद्दी। यदि इसको पकड़ लिया तो ये नहीं देखता था अमीर क्या है गरीब क्या है। जब भी ऐसा भी लड़ाई यदि होगा ना तो अमीर का जीत होता है, चाहे तुम्हारा गरीब का गलती भी रहेगा, लेकिन अमीर का गलती भी रहेगा ना, लेकिन अमीर का यदि गलती भी है लेकिन तब फिर भी अमीर का साथ देता है कोई भी आदमी, इसीलिए गरीब का साथ देता है। इसलिए ये क्या कहला एकदम क्या खोखा का ऐसा फाइट मारा ना कि 2 दांत ही तोड़ दिया। पता है कि कौन तोड़ा? मदन ने तोड़ा था। किसका बेटा था? मदन, गिरधर लाल का बेटा था। ठीक, आगे क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है सेन साहब की कितनी पुत्रियां थी? सेन साहब के कितना पुत्रियां थी? 5 पुत्रियां। कितना पुत्रियां थी? 5 पुत्रियां। कहता है सेन साहब के अपने पुत्र को क्या बनना चाहते थे? बिजनेसमैन या इंजीनियर बनना चाहते थे। और ये अपने घर में ही इंजीनियर बिजनेसमैन सब बनाता था, कोई कॉलेज स्कूल कहीं नहीं भेजता था। अपने बेटा को घरे में इंजीनियर और ओवरसियर बनाएगा और ये बिजनेसमैन बनाएगा, घरे में सब चीज पैसा होना था, क्या दिक्कत है? गरीब का बच्चा नहीं सक जाता और घर में इंजीनियर बना दे कोई छोटा मोटा आदमी थोड़ा बनवा पाएगा। पता है कि घर के बनाए सभी मामलों में कौन अपवाह था? माना कि घर में अपना इसका सब नियम कानून चलता था सेन साहब का, उसमें अपवाह था कौन? कासू, कासू या खोखा इसका नाम था। ये कभी भी अपना उल्टा सीधा काम कर देता है। जितना नियम बनाए थे
सेन साहब ने ये क्या करता, नियम को उल्लंघन कर देता था, जो ऐसे करेगा तो करता उल्टा काम, इसीलिए सब तब फिर भी इसका ठीक ठाक था, उनका खोखा का। तो कहता घर के बनाए सभी मामलों में कौन अपाता, खोखा या काश, उसका सब सही ठीक था। कहता सेन साहब अपनी पुत्रियों को मानते थे, सभी को ये कठपुतली की तरह मानते थे, जिस तरह कहता था उस तरह के काम करता था, इसीलिए अपने सभी को कठपुतली मानते थे। कहता है विष के दांत कहानी किस के अनेक अंतक विरोधियों को उजागर करती है। कहते मध्यम वर्ग की, ये मध्यम वर्ग की कहानियों को क्या करता है, उजागर करता है, जो मध्यम वर्ग के है ना व्यक्ति सब उसी को उजागर करता है। कहता है कि देखिए कि सेन साहब की कार किस रंग की थी, ये काले रंग की इसका कार था, सेन साहब का कार किस रंग का था, काले रंग का। कहता सेन साहब के कार की कीमत कितनी थी, 7500 रुपया, 7500 रुपया था। कितना था कार की कीमत, 7500 रुपया था इसकी कार की कीमत, ठीक है 7500। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि सेन साहब के ड्राइवर ने किस धक्का दे दिया मदन को, यानी कि कार में किसी को नहीं ये सटने देता था, सेन साहब ने इतना ये ना हमेशा करता था, किसी को नहीं, उसका सेन साहब के ड्राइवर ने भी इसको बोल दिया था किसी को नहीं सटने देता। ये जैसे उसका किरोनी का बेटा आया मदन, तो मदन जैसा कार के बगल में सटा, ये क्या क्या अकेला मार दिया, ये भी अपना ईटा पकड़ चलाने के स्टार्ट हो गया। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए कि कार में सटेगा तो कोई धकेल देगा। कहता है सेन साहब के ड्राइवर ने धक्का किसे दिया था, ये मदन को धक्का दिया था, ठीक। अगला क्वेश्चन है, कहता है कि अगला क्वेश्चन, बंगले के पिल्ले और गली के कुत्ते की लड़ाई किस कहानी में है, ये विष के दांत की कहानी में है। इस कहानी का पिल्ले और गली के कुत्ते की लड़ाई, पिल्ले और गली के कुत्ते की लड़ाई किस कहानी में, विष के दांत में, ठीक। अगला क्वेश्चन है, देखिए 21 नंबर क्वेश्चन का आता है कि ऐसे ही लड़की आगे चलकर चोर डॉक्टर, लड़के होगा यहाँ पर, ऐसे ही लड़के चलकर चोर डाकू बनते हैं, किसने कहा था, सेन साहब ने। किसके बारे में, सेन साहब के बारे में, सेन साहब के यानी कि उसका किराने के बेटा के बारे में, मदन के बारे में कहते थे, इससे ही लड़के आगे चलकर चोर डकैती डाकू सब बनता है। कौन कहा था, सेन साहब ने कहा था। किसके बारे में, मदन के बारे में, अपने बेटा के बारे में नहीं कुछ बताया था, लेकिन मदन के बारे में। क्यों, जो लड़ाई तड़ाई करता था ना, जो कार को आया था धकेल दिया था, वो भी अपना ईटा पकड़ चला दिया था ड्राइवर के ऊपर, इसी कारण से, ठीक। अगला क्वेश्चन कहता है, मदन के लिए क्या खाना मामूली था, मदन के लिए मार खाना मामूली था, कहीं भी ये मार खा जाता था, क्या खा देता था, मार, ये कहीं भी खा देता, कोई दिक्कत नहीं इसको होता था, मार खाने के लिए मदन के लिए यह मामूली बात था। मदन के लिए क्या खाना मामूली बात था, प्यारे बच्चे लोग, बोलना मार खाने के लिए मामूली बात था, इसके लिए मदन के लिए, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि सीमा रजनी आलो शेफाली और आरती पांचों किसकी बहनें थी, ये खोखा की बहनें थी पांचों, ठीक। ये पांचों बहनें किसकी थी, खोखा की। कहता है खोखा के दांत किसने तोड़ा था, ये मदन ने तोड़ा था। इसका कौन सा दांत तोड़ा था, कौन दांत तोड़ा था, इसका मदन ने दांत तोड़ा था, ठीक। अगला क्वेश्चन है, कहता है कि मैं तो खोखा को इंजीनियर बनने जा रहा हूँ, यह कथन किसका है, ये सेन साहब का कथन है। किसका कथन है, ये सेन साहब का कथन है। ये पांचों मैंने कि यह कथन, मैं तो खोखा को इंजीनियर बनना जा रहा हूँ, मैं खोखा को इंजीनियर बनना, यह कथन किसका था, सेन साहब का। ये जो 5 नियम, वो बहुत सा नियम जो बना के रखा था, सब नियम किस पे लागू होता, लड़की पर, लेकिन इसके बच्चे में नहीं, बेटी पर नहीं था। अगर सेन साहब की 5 लड़कियां कैसी थी, लेकिन यहाँ पर दिखाई मूर्ख, कैसी थी, मूर्ख, चलो रहने दो, लेकिन वो इंजीनियर बनाएगा अपना बेटा को। कौन, सेन साहब ने। सेन साहब की आंखों का तारा कौन था, खोखा, ये आंखों का एक तारा था, ठीक। ये कि बचपन के बुढ़ाने के सहारे, बुढ़ाने के लाठी बोलो, कुछ बोलो, इसका एक बेटा है ना, तो होता है उसको सारा। इसीलिए बोलता है कि सेन साहब की आंखों का तारा कौन था, खोखा था उसका बेटा। कहता है किसके अनुसार सेन साहब ने सिद्धांतों को भी बदल लिया, खोखा के अनुसार ये अपना सारा सिद्धांत, जितना सिद्धांत लगा के रखा था सारा सिद्धांत बदल लिया, किसके अनुसार, खोखा के अनुसार, ठीक। अगला क्वेश्चन कहता है कि अगला क्वेश्चन देखिए, अगला अध्याय 3 नंबर आ गया। कहता है भारत से हम क्या सीखें, भारत से हम क्या सीखें, यह अध्याय नंबर 3 है, गोधूली का अध्याय नंबर 3 है, ठीक। प्यारे से बच्चे लोग, ये सभी को ये जानकारी होगा कि अध्याय नंबर 3 में क्या है, भारत से हम क्या सीखें, ठीक। इसका लेखक कौन है, मैक्स मूलर जी है।
कहते हैं भारत में क्या सीखा, इस पाठ के लेखक कौन सा है, मैक्स मुलर जी है। कौन से है, मैक्स मुलर। मैक्स मुलर कहता है कि भारत में क्या मैक्स मुलर से भाषण सिखाया जाता है। भारत में क्या सिखाया, भाषण सिखाते हैं, मैंने कि ये क्या है, भाषण। ठीक, क्या है ये, भाषण है। कहता है मैक्स मुलर का पूरा नाम क्या है, फ्रेडरिक मैक्स मुलर है। क्या नाम है, फ्रेडरिक मैक्स मुलर है। ठीक, अगला अगला क्वेश्चन है, कहता है मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था, ये इधर होगा। मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था, मैक्स मुलर जी का जो जन्म हुआ था 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में हुआ था। कितना में हुआ था मेरे प्यारे बच्चे लोग, बोलना है 6 दिसंबर 1823 में। कितना में, 6 दिसंबर 1823 में। कहता है अगला क्वेश्चन कि मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ था, ये जर्मनी में हुआ था, ये अपने देश में नहीं हुआ था, ये जर्मनी देश में हुआ था। ठीक, मैक्स मुलर का जन्म कहाँ था, जर्मनी में, जिसको जनवरी नहीं बोलिएगा, जर्मनी बोलिएगा। ठीक, अतः भारत में हम क्या सीखे, पाठ की कौन सी विधा है, ये भाषण है। समझे ना, भारत में क्या चीज सीखता है, भाषण सीखता है। ठीक, बढ़िया बढ़िया भाषण सब सीख जाइएगा मेरे प्यारे से शेरनिया। ठीक, अगला क्वेश्चन है, कहता है मैक्स मुलर ने किस आयु में लिपिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत लिपिंग होगा, सब वहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक कुछ होगा। कहता है कि विश्वविद्यालय में संस्कृत भाषा में अपना अध्ययन आरंभ किया। 18 वर्ष की आयु में मैक्स मुलर ने किस आयु में लिपिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत भाषा में अपना अध्ययन आरंभ किया। किस वर्ष से, क्या 18 वर्ष की आयु में। किस वर्ष से, 18 वर्ष की आयु से। ठीक, अगला क्वेश्चन कहता है कि कट और कैन आदि उपनिषदों का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने किया था, यही मैक्स मुलर जी का किया था। कौन किया था, ये मैक्स मुलर जी किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है कि मेघदूत का जर्मन किस भाषा का अनुवाद कहते हैं, मेघदूत का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने किया था, मैक्स मुलर जी है। मैक्स मुलर जी ने किया था। कौन किया था, मेघदूत का जर्मन भाषा में अनुवाद कौन किया था, जर्मन भाषा में अनुवाद मैक्स मुलर जी ने किया था। अगला क्वेश्चन कहता है कि स्वामी विवेकानंद ने किसे वेदांतिता का भी वेदांती कहा। देखिए कहता है स्वामी विवेकानंद ने किससे वेदांतियों का भी वेदांत कहा है। किसने कहा था, मैक्स मुलर जी ने कहा, मैक्स मुलर जी को कहा था कि स्वामी विवेकानंद ने किसे वेदांतियों का वेदांत कहा है। किसे कहा था, मैक्स मुलर जी को। किसे कहा था, मैक्स मुलर को। अगला क्वेश्चन है, कहता है मैक्स मुलर के पिता का नाम क्या था, मैक्स मुलर के पिता का नाम क्या था, विल्हेल्स मुलर। क्या नाम था, विल्हेल्स मुलर था। अगला क्वेश्चन कहता है 11 नंबर है, कहता है मैक्स मुलर कितने वर्ष के थे जब उनके पिताजी की मृत्यु हो गई थी। ये 4 वर्ष के ही थे। कितना वर्ष के, 4 वर्ष के ही थे मैक्स मुलर जी, उसका पिता की मृत्यु हो गया। इस तरह से किसी को दुख कष्ट नहीं होना चाहिए, अपनी माता पिता ही उसका शान होता है। बचपन का बच्चा का माता पिता शान होता है। ठीक, और बढ़िया सा मैंने कि रोजगार मिल जाना या अच्छा सा ढंग कर जाना माता पिता का, इस बुढ़ारी में स्वभाव आता है अपने बेटा पर, और बचपन में बेटा का स्वभाव आता है माँ बाप। ठीक है, दोनों एक रिलेशन बना रहता है। ठीक, इसीलिए अगला क्वेश्चन देखना है आप सभी को, कितना इसमें मर गया था, मृत्यु जब हुआ था, मृत्यु 4 वर्ष में हुआ था। जब 4 वर्ष का ही मैक्स मुलर था, उसका पिता का क्या हो गया था, मृत्यु हो गया था। अगला क्वेश्चन कहता है कि मैक्स मुलर ने किस देश का सर्वाधिक संपदा से परिपूर्ण बताया, भारत को ही ये संपूर्ण परिपूर्ण बताया। कहता है जर्मनी में जन्म हुआ था, लेकिन देखिए क्या बताया है, मैक्स मुलर ने किस देश को सर्वाधिक संपदा से परिपूर्ण बताया, मतलब सबसे अच्छा परिपूर्ण, सबसे अच्छा, सबसे मध्य क्या है, भारत देश है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है मैक्स मुलर को किसने वेदांतियों का भी वेदांत कहा है। तो ये क्वेश्चन तो देखिए लिए थे, किसको कहा था, स्वामी विवेकानंद ने कहा था। स्वामी कौन कहा था वेदांतियों का वेदांत, स्वामी विवेकानंद ने। स्वामी विवेकानंद ने। महारानी विक्टोरिया ने किसे नाइट की उपाधि दी थी मैक्स मुलर को। कहता है महारानी जी को, महारानी विक्टोरिया को किसे नाइट की उपाधि, क्या चीज की उपाधि देते, नाइट की उपाधि किसे दिया था, मैक्स मुलर को। किसको दिया था, मैक्स मुलर को। अगला क्वेश्चन है मैक्स मुलर ने किसकी नाइट की उपाधि को अस्वीकार कर दिया,
किसने अस्वीकार कर दिया? आता है महारानी विक्टोरिया की। किसकी महारानी की, किसकी मुलर मैंने मैक्स मुलर ने किसकी मैक्स मुलर ने किसकी नाइट की उपाधि को अस्वीकार किया? महारानी विक्टोरिया जो उपाधि दिया था इसी का महारानी जी का बेटा को महारानी जी की नाइट की उपाधि जो दिया था ना इसको अस्वीकार कर दिया, स्वीकार नहीं किया, अस्वीकार कर दिया। ठीक, अगला क्वेश्चन कहता है कि सच्चे भारत का दर्शन कहाँ हो सकता है? ग्रामीण भारत में। ग्रामीण भारत में जो होता है ना सभी चीज का एकदम पूरा एक विशेष से पता चलता है कि यह असली भारत है। ठीक, वही कहता है सच्चे भारत का दर्शन कहाँ हो सकता है? ग्रामीण में। कहाँ हो सकता है? ग्रामीण में। ठीक, अगला क्वेश्चन कहता है किस गवर्नर जनरल के समय 172 दारित नामक सोने से भरा घड़ा मिला? यानी कि भरा सोने से भरा घड़ा मिला है। भरा बड़ा मिला है, भरा घड़ा मिला है। कैसे मिला है? भरा घड़ा मिला, बड़ा घड़ा मिला है, घड़ा मिला है। ठीक है, वारन हेस्टिंग्स का समय पता है किस कहता है किस गवर्नर जनरल के समय 172 दारिस नामक सोने से भरा घड़ा मिला है? कहाँ मिला था? वारन हेस्टिंग्स के समय। किसके समय? वारन हेस्टिंग्स। कहता है निवृत्त निवृत्त विद्या का संबंध किससे? निवृत्त विद्या का संबंध किससे है? मानव विज्ञान से। किससे है? ये मानव विज्ञान से संबंध इसका क्या चीज है? मानव विज्ञान से संबंध। ठीक, इसका क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है कि सर विलियम जॉन समुद्री यात्रा करते समय, सर विलियम कौन सा? सर विलियम जॉन से समुद्री यात्रा करते समय, समुद्री यात्रा करते समय भारत कब पहुंचे? भारत कब पहुंचे? 1783 ईस्वी। कब पहुंचा था? 1783 ईस्वी में ही पहुंचा था। ठीक है, अगला कहता है यूनानी और रोम के संपूर्ण साहित्य में कहीं अधिक विशाल है, कहीं अधिक विशाल है। यूनान और रोम के समय, यूनान कहता है कि यूनान और रोम के संपूर्ण साहित्य में कहीं अधिक विशाल है तो संस्कृत भाषा और नाहित्य की, संस्कृत भाषा और किसी का नाहित्य का है ज्यादा वर्णन। ठीक, अगला क्वेश्चन कहता है कि सबसे पुरानी भाषा कौन सी है? संस्कृत। सबसे पुरानी भाषा कौन सा है? ये संस्कृत। और देवी का भी भाषा है क्या है? संस्कृत। देवी का भी भाषा क्या? संस्कृत। और सबसे पुरानी भाषा भी क्या है? संस्कृत। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है कि दारिस नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा किससे मिला था? किससे मिला था? किससे मिला था? वारन हेस्टिंग्स को। जो सोने का घड़ा मिला था किसे मिला था? वारन हेस्टिंग्स को सोने का घड़ा मिला था, भरा घड़ा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कहता है कि किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है? नीति कथा के समय। किसके समय? ये नीति कथा के समय ये भारत का संचार हो चुका था। किसके समय था? ये भारत के नीतिकार के समय। ठीक, ये नीतिकार के समय हुआ था। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि अगला चैप्टर अध्याय खत्म है। एक लास्ट नंबर है कि निधन। देखिए कहता है कि 24 नंबर क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है। कहता है मैक्स मुलर का निधन कब हुआ था? यानी कि इसका मैक्स मुलर जो है ना इसका निधन यानी कि मृत्यु कब हो चुका था? 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी को हुआ था। कितना में मृत्यु हुआ था? 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी में इसका मृत्यु हो चुका था। ठीक है, और देखिए ये सारा क्वेश्चन जो है ना सारा पीडीएफ तो सब सारा बना हुआ है, लेकिन बताएंगे फिर अगले दिन ये सब। यदि सभी सारा आप सभी को यदि पीडीएफ चाहिए तो मुझे इस व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए उसमें सभी सारा ये ऑब्जेक्टिव डाला रहता है। ठीक है, इसलिए आप सभी यदि लेना चाहते हैं तो इस मेरा व्हाट्सएप से ग्रुप में जुड़ जाइएगा। इसमें कुछ नहीं करना है, आप सभी को खाली लिखना है कि व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना है। 96 है और 92 909 है। इसी नंबर पर आप सभी को क्या करना, हाई करना, बोलना है कि व्हाट्सएप ग्रुप में आप सभी जोड़ दीजिए सर, तो ये जोड़ दिया जाएगा। ठीक, और इसमें कुछ नहीं, हाई लिख के भेजना, बोलना है हमको पीडीएफ लेना है, व्हाट्सएप ग्रुप में मुझे जोड़ दीजिए और सारा चीज़ इसी ग्रुप में मिलने वाला है। ठीक, आप सभी जुड़ जाइए। और ये अगर मेरा क्लास अच्छा लगा तो ये वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों में शेयर कर देना। ठीक, और फिर मिलते हैं तब नेक्स्ट क्लास में। ठीक, चलते हैं।